नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लूसेंट वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स में दर्पण यानी मिरर के बारे में। इसके पहले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे रे ऑप्टिक्स में प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है मिरर यानी दर्पण। तो दर्पण कहते हैं किसे, इसका पहले डिफिनेशन जानेंगे कि दर्पण होता क्या है। तो इसका पहले डिफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिख दिए हैं कि वैसी चिकनी सतह तथा पॉलिश सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन संभव हो उसे ही दर्पण कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से। ठीक है ना। मान लीजिए कोई चिकनी सतह है, ठीक है ना, और इसकी जो एक हिस्सा जो है ये पॉलिश किया हुआ है, ठीक है, और एक जो हिस्सा होता है इसका ये भाग जो होता है वो होता है परावर्तक सतह। ठीक है ना। अगर इससे लाइट क्या होती है, जब इस पर लाइट डाली जाती है, प्रकाश डाली जाती है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इस तरह वापस आती है। जिस वस्तु में ये प्रक्रिया होगी उस वस्तु को क्या कहा जाता है, मिरर कहा जाएगा, क्योंकि उसमें प्रकाश का परिवर्तन संभव हो रहा है। ठीक है ना, इसलिए हम उसे मिरर कहेंगे। तो मिरर किसे कहते हैं हम समझ गए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मिरर के जो भाग होते हैं, मिरर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण किसे कहा जाता है, तो समतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह समतल हो। सिंपल सा इसका डिफिनेशन है, जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहा जाता है, समतल दर्पण। इसका डिफिनेशन इस तरह से बनेगा। इसका डिफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, देखिए इस तरह से यहाँ पे डायग्राम बता देते हैं। ठीक है ना। जैसे एक इस तरह से है, जैसे ये हो गया पॉलिश सतह, इसका हो गया, ये हो गया पॉलिश सतह और ये हो गया परावर्तक सतह। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ या सतह बोल सकते हैं। ठीक है ना। यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह या पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहा जाता है। सिंपल सा था, डायग्राम देखिए बना दी। ये क्या है, समतल दर्पण का उदाहरण है। हम लोग जो घरों में अपना चेहरा जो देखते हैं वो क्या है, समतल दर्पण ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जो होते हैं वो कैसी होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है। समतल में तो इसका परावर्तक सतह क्या था, समतल था, और गोलीय में प्रश्न में ही उत्तर है गोलीय, यानी इसका जो परावर्तक सतह क्या होगा, वो गोल होगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से इसका डिफिनेशन बनेगा गोलीय दर्पण का। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, यानी एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्रित हो यानी मुड़ा हुआ हो। देखिए इस तरह से। ठीक है, ये हो गया पॉलिश सतह हो गया, और ये हो गया इसका परावर्तक सतह। सिंपल सा है। समतल दर्पण में परावर्तक सतह समतल होता है। गोलीय दर्पण में क्या होता है, इसका परावर्तक सतह क्या होता है, वक्रित होता है। ठीक है ना, क्या होता है, वक्रित, यानी इसे मुड़ा हुआ कह सकते हैं, मुड़ा हुआ, मुड़ा हुआ। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या होता है, वक्रित होता है, जबकि समतल दर्पण जो होता है वो समतल होता है। अब रह गई बात गोलीय दर्पण में। तो गोलीय दर्पण के भी दो भाग होते हैं। ठीक है ना, दर्पण के दो भाग हो गया, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें गोलीय दर्पण के भी दो भाग होते हैं। पहला हो गया एक अवतल और दूसरा हो गया उत्तल। ठीक है, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे डायग्राम थोड़ा बना ही देते हैं गोलीय दर्पण का। ये हो गया, यहाँ समतल है, ये
हो गया गोलीय दर्पण। अब इसमें बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के जो पार्ट्स होते हैं वो टोटल 2 होते हैं, यानी गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया अवतल और दूसरा हो गया उत्तल। ठीक है, गोलीय दर्पण के 2 भाग होते हैं, अवतल और उत्तल। अब इसमें किस तरह से हम इसे परिभाषित कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना। तो अवतल दर्पण किस तरह से होता है, देखिए गोलीय दर्पण में सभी जानते हैं वक्रित टाइप का रहता है, यानी इसका परावर्तक सतह क्या होता है, वक्रित होता है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, इस तरह से बना होता है। ये हो गया मिरर और ये हो गया आपका पॉलिश किया हुआ सतह और ये आपका हो गया परावर्तक सतह। ठीक है, ये हो गया पॉलिशी सतह, पॉलिश सतह। तो अवतल दर्पण का देखिए परिभाषा इस तरह से होगा कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ, देखिए अंदर की ओर धंसा हुआ है ना, अंदर की ओर धंसा हुआ हो या वक्रित हो, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। सिंपल सा है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह वक्रित अंदर की ओर है, यानी अंदर की ओर वक्रित हो, उसे क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण। अब आगे बढ़ते हैं उत्तल में। उत्तल में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या है, अंदर की ओर धंसी हुई है और इसमें क्या होगा, बाहर की ओर, ये क्या होगा, बाहर की ओर उठी हुई प्रतीत होती है। ये हो गया पॉलिशी सतह और ये हो गया परावर्तक सतह। ठीक है, तो सिंपल सा आपको भूलने की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपल सा ध्यान में रखिए कि अवतल में क्या होता है, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित हो। ठीक है ना, देखिए अंदर की ओर वक्रित है ना, इसलिए क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अब उत्तल दर्पण में इसका जस्ट उल्टा होगा कि एक ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक सतह बाहर की ओर उठी हुई हो या वक्रित हो। ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो वे समझ गए अवतल उत्तर के बारे में। तो आगे पढ़ते हैं दर्पण के प्रमुख बिंदु यानी शब्दावली। जैसे हो गया वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, फोकस बिंदु, ध्रुव समान, और एक हो गया मुख अक्ष। टोटल कितने बिंदु, तो टोटल 7 पॉइंट होते हैं। इसमें दर्पण में टोटल 7 पॉइंट होते हैं। ठीक है ना, तो एक करके सबके बारे में हम डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मिरर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। अब देखिए एक करके पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं, ए एम हो गया और ए एन हो गया। ठीक है ना, तो ये तो गोलीय दर्पण का उदाहरण है, अवतल और उत्तल। तो गोलीय दर्पण कहा जाता है, तो ये किसी एक गोले की भाग होगी, ये तो क्लियर है। गोलीय दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किसी गोला का भाग है। ठीक है ना, देखिए ये जो परावर्तक सतह इस तरह से है, तो इस तरह से देखिए एक गोला है ये, यानी गोला का एक भाग है। ये क्या है, गोलीय दर्पण जो गोला का एक भाग है, इस तरह से। अब इसमें प्रमुख पॉइंट यहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले जो होता है परावर्तक सतह, एम और एन के बीच में क्या है, परावर्तक सतह है। तो परावर्तक सतह को क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। यहाँ पे पॉइंट एक देखिए लिख देते हैं, पहला पॉइंट यानी एम एन, यानी सीधे लिखते हैं परावर्तक सतह। पहला पॉइंट हो गया द्वारक। तो द्वारक होता है कहाँ पे, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो परावर्तक सतह को द्वारक कहा जाता है। पहला पॉइंट हो गया द्वारक किसे कहते हैं। तो जो परावर्तक सतह क्या है, एम और एन है, यहाँ पे लिख देते हैं कोष्ठ में एम और एन। ठीक है, यानी परावर्तक सतह एम और एन के बीच में इसे क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसमें भी इसी तरह से होगा, ये भी एम है और ये
एन है, ठीक है ना। तो एम और एन जहाँ पे परावर्तक सतह है, एक सेकेंड, इसका उल्टा ना होगा, अवतल का उल्टा होगा। परावर्तक सतह क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक। तो परावर्तक सतह को क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है, यानी यहाँ से प्रकाश आती है, इसलिए इसे द्वारक कहा जाता है, ठीक है। तो ये समझ गए द्वारक क्या होता है, कि परावर्तक सतह को ही क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है, जो एम और एन के बीच में होता है, ठीक है। अगला पॉइंट आगे, अब बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पे, सेंटर यानी केंद्र। इसे क्या, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। सेकेंड पॉइंट हो गया वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जो होता है, पहले हम लोग पढ़े, गोलीय दर्पण जो होता है वो क्या होता है, एक गोला का ही भाग है। तो उस गोले के केंद्र को ही क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। यानी गोलीय दर्पण में जिस गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग है, यानी गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को ही क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। और इसे किस अक्षर से डिनोट किया जाता है, तो इसे कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है, कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं इसमें थर्ड पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे, ध्रुव, यानी इंग्लिश में इसे पोल कहा जाता है, ठीक है, और इसे P से डिनोट किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ध्रुव को P से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो ध्रुव के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट। तो देखिए ध्रुव कहाँ होता है, तो ये जो परावर्तक सतह है, एम और एन क्या है, यहाँ से इसके बीच की दूरी क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये परावर्तक सतह है, यानी एम और एन जो है परावर्तक सतह है, ठीक है ना। तो परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। तो परावर्तक सतह कौन है, एम और एन है। तो एम और एन के केंद्र को यहाँ जो बीच में एकदम आएगी यहाँ पे, उसे क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है। ये क्या हो गया, सेंटर को पोल, यहाँ पे लिख देते हैं POLE, पोल कहा जाता है। यानी परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, पोल किसे कहा जाता है, तो परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सतह त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो गोलीय दर्पण, सीधा हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं कि गोलीय दर्पण एक जिस गोले का भाग है उस गोले के त्रिज्या को ही क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या। यानी गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण ये है, तो ये जिस गोले का एक भाग है, ये गोला पूरा हो गया यहाँ पे, और ये जिसका भाग है, तो पूरे गोले के वक्रता त्रिज्या जो होती है, गोला के जो वक्रता त्रिज्या होती है, उसे उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या ही कहा जाता है, ठीक है ना। यानी इस गोला की जो वक्रता त्रिज्या है उसे ही कहा जाता है इस अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या देखिए कहाँ से होता है, ये यहाँ से यहाँ तक होती है, ये क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। इसे हम R से डिनोट करते हैं, किस अक्षर से करते हैं, R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब पढ़ते हैं पांचवा पॉइंट, यानी मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष देखिए कहाँ पे होता है दर्पण में, तो मुख्य अक्ष होता है दर्पण के केंद्र जो हो गया वक्रता केंद्र और ध्रुव के समानांतर, यानी ध्रुव के सीधी रेखा में चलने वाली रेखा को देखिए यहाँ से इस तरह से चलती है, ठीक है, इस तरह से चलती है, इसी को कहा जाता है मुख्य अक्ष। क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष। इंग्लिश में इसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के समानांतर यानी सीधे में गमन करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया पांचवा पॉइंट। समझ गए हो आप लोग कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के समानांतर
सीधी रेखा में चलने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं छठा पॉइंट पे। छठा पॉइंट में क्या पढ़ेंगे? फोकस बिंदु। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु को एफ से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एफ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फोकस बिंदु कहाँ पे होती है? तो फोकस बिंदु जो होती है जब किरणें, प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के यानी प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जब प्रकाश किरणें गुजरती है इस तरह से। ठीक है, जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है तो परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह ए हो गया, परावर्तक सतह से ए टकरा के वापस लौटती है। ठीक है, इस तरह से वापस लौटती है और जिस बिंदु पे दोनों मिलती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? फोकस बिंदु। इसे किस अक्षर से डिनोट किया जाएगा? एफ से। यहाँ पे डॉट कर देते हैं, कैपिटल एफ से, ध्यान रखिएगा कैपिटल एफ से। ये क्या हो गया? फोकस बिंदु। फिर से समझ लेते हैं फोकस बिंदु क्या होती है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष देखिए यहाँ से यहाँ इस तरफ जा रही है तो इसके बिल्कुल समानांतर में प्रकाश की किरणें जब परावर्तक सतह से टकरा के लौटती है और जिस बिंदु पे मिलती है, जहाँ पे एक दूसरे से आपस में टकराती है या मिलती है, उसे उस बिंदु को क्या कहा जाता है? फोकस बिंदु कहा जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। फिर से समझ लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें जब गुजरती है तो परावर्तक सतह से टकरा कर जिस बिंदु पे वे आपस में मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? फोकस बिंदु कहा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट इसमें, सातवां पॉइंट, फोकस दूरी। फोकस दूरी, ठीक है। तो फोकस दूरी देखिए होता क्या है। तो फोकस दूरी देखिए इस तरह से हम यहाँ पे जानेंगे कि फोकस दूरी कहाँ होती है। तो ये परावर्तक सतह से टकरा के वापस लौटी, यहाँ पे क्या हो गया? फोकस बिंदु हो गया और ये क्या है? पोल है यानी ध्रुव है। तो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? यानी यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, ठीक है ना, ये क्या हो गया? फोकस दूरी। फोकस दूरी, ठीक है, यानी फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। तो ये टोटल 7 पॉइंट थे जो हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझें। बिल्कुल इसमें देखिए क्या होता है, और इसमें एक देखिए एक चीज़ और इसमें क्या बताते हैं कि इसमें जो परावर्तक सतह से टकरा के जब वापस लौटती है तो जहाँ पे मिलती है उसे क्या कहा जाता है? फोकस बिंदु। लेकिन इसमें जो हमें दिखाई पड़ती है वो क्या होती है? वास्तविक होती है, रियल में होती है। ठीक है ना, क्या होती है? रियल में वो हमें दिखाती है। और उसमें हो गया उत्तल दर्पण में, जब इस मुख्य अक्ष के समानांतर जब क्रॉस करती है, यहाँ पे आती है तो क्या होती है? परावर्तक सतह से टकरा कर इस तरह से वापस लौट जाती है, इस तरह से। ठीक है ना, यहाँ से जा रही है, परावर्तक सतह से टकरा के इस तरह से वापस लौट जाती है। तो फोकस बिंदु देखिए कहाँ पे बनेगी? फोकस दूरी नहीं बन पाएगी क्योंकि यहाँ से ये वापस लौट जाती है। ठीक है ना, अगर इसे हम महसूस करने के लिए, इसे समझने के लिए इस तरह से अगर डायग्राम बनाएंगे इस तरह से, तो देखिए कहाँ पे मिलती है। ठीक है ना, महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये बनता इस तरह से नहीं है क्योंकि यहाँ से टकरा के ये इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाती है जहाँ पे आपस में नहीं मिल पाते हैं। ये किस में होता है? उत्तल दर्पण में होता है। तो ये इसका क्या होगा? फोकस बिंदु हो गया। ये उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु हो गया। ठीक है ना, लेकिन ये होता नहीं। ये क्या होता है? रियल में नहीं होता है। क्या होता है? आभासी होता है। इसे हम महसूस कर सकते हैं। क्या होता है? आभासी होता है, महसूस करते हैं, लेकिन वास्तविकता में नहीं रहती है। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है? ये जो फोकस बिंदु होती है वो क्या होती है? वो रियल में रहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें फोकस जो बिंदु होती है अवतल में वो रियल में होती है, जबकि उत्तल में आभासी होती है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अब मिलेंगे लेक्चर 4 में, यानी अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में अगला टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ठीक है।